कहानी खुलते ही हमें दिखाई देता है कि एक परिवार शहर छोड़कर नए मकान में रहने आता है। ये मकान घने जंगल के अंदर होता है, जिसके आसपास कोई और घर मौजूद नहीं था। उस परिवार का मुखिया रजर होता है और उसे ये घर बेहद सस्ते दाम में मिल चुका था। फिर जब ये लोग अपना पूरा सामान अंदर सेट कर चुके होते हैं, तभी उनका डॉग दरवाजे पर ठहर जाता है और अंदर कदम नहीं रखता, मानो उसने कोई अनदेखी चीज महसूस कर ली हो। अब ये लोग डॉग को जबरन घर के भीतर लाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो कुत्ता किसी हाल में घर के अंदर जाने को राजी नहीं था और वो बेहद सहमा हुआ नजर आ रहा था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे उस कुत्ते ने घर के भीतर कोई डरावनी चीज देख ली थी, लेकिन वो डरावनी चीज बाकी लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। काफी कोशिश के बाद भी जब डॉग अंदर नहीं जाता, तो ये लोग उसे घर के बाहर ही रहने देते हैं। नए मकान में आकर रजर की बेटियां बहुत खुश होती हैं और तीनों आंख मिचौली खेलना शुरू कर देती हैं। इसी घर के बाहर एक झील मौजूद होती है और उस झील के किनारे एक बेहद पुराना दरख्त खड़ा होता है। वहीं रजर की सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक खिलौना मिल जाता है, जिसे देखकर अप्रैल बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ लड़कियों ने आंख मिचौली का खेल शुरू कर दिया था और क्रिस्टीन अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर अपनी बहनों को खोज रही होती है। जब क्रिस्टीन अपनी बहन को पकड़ने के लिए स्टोर की तरफ बढ़ती है, तभी वहां लकड़ी का एक हिस्सा टूट जाता है। फिर जब ये लोग उस लकड़ी के छेद से अंदर झांकते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि वहां एक दूसरा कमरा है, जिसे लकड़ियों से छुपा कर रखा गया था। तभी उनके फादर भी वहां पहुंच जाते हैं और रजर सामने लगी लकड़ियां हटाकर उस छुपे कमरे के अंदर चला जाता है। भीतर बहुत गहरा अंधेरा फैला होता है, इसलिए उनके फादर माचिस जलाकर अंदर देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि यह असल में बेसमेंट है। वहां कुछ बहुत पुराना सामान रखा हुआ था। इसके बाद रजर लौटकर अपनी बेटियों के पास आता है और उनसे बोलता है कि अंदर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहां ढेरों मकड़ियां हैं जो तुम्हें काट सकती हैं। फिर रजर उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब रात ढल जाती है और सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं, मगर तभी बाहर उनका डॉग तेज आवाज में भौंकना शुरू कर देता है। उसे यूं भौंकते देख इन लोगों को कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन फिर वे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सो जाते हैं। अगली सुबह कैरोलन जब नींद से उठती है, तो वो देखती है कि उसके पैर पर अजीब सा निशान बना है। उसे समझ नहीं आता कि ये निशान अचानक कहां से आ गया। फिर जब वो कमरे से बाहर निकलती है, तो उसे दिखाई देता है कि घर की हर घड़ी 3:07 पर आकर रुक चुकी है। ये देखकर कैरोलन बेचैन हो जाती है और सीधे अपने पति को जाकर पूरी बात बताती है। तब रजर अपनी वाइफ कैरोलन से कहता है कि शायद कल गाड़ी में सामान लाते वक्त किसी झटके के कारण घड़ियां बंद हो गई होंगी। इसके बाद कैरोलन रजर को अपने पैर का निशान दिखाते हुए कहती है कि रात को तुमने मेरे साथ ये क्या किया। इस पर रजर कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब दोनों की बात चल ही रही होती है कि अचानक बाहर से उनकी बेटी की जोरदार चीख सुनाई देती है। आवाज सुनते ही दोनों फौरन भागते हुए बाहर अपनी बेटी के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि उनके कुत्ते को किसी ने खत्म कर दिया है। ये देखकर तीनों बेहद दुखी हो जाते हैं, मगर उन्हें अभी भी समझ नहीं आता कि उसकी जान कैसे गई। अब फिर एक दिन बीतता है और रात उतर आती है। ठीक 3:07 पर घर की सारी घड़ियां फिर से रुक जाती हैं, यानी डरावनी घटनाओं का वक्त दोबारा शुरू हो चुका था। यहाँ रजर जाग रहा होता है, क्योंकि उसे घर में किसी की आवाज सुनाई दे रही होती है। इसलिए जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, तो अपनी बेटी को सीढ़ियों पर खड़ा पाता है। तब रजर उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी रात को यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो। इस पर उसकी बेटी बताती है कि सिंडी के साथ कुछ अजीब हो रहा है, वो अजीब तरह से बिहेव कर रही है। ये सुनते ही रजर अपनी बेटी के कमरे में जाता है। वहां उसे दिखता है कि उसकी बेटी सिंडी अपना सिर सामने रखी अलमारी से टकरा रही है। ये देखकर रजर समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। इसके बाद रजर अपनी बेटी के करीब जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लिटा देता है। अगली सुबह कैरोलन के शरीर पर एक बार फिर नया निशान दिखाई देता है। ये देखकर कैरोलन को शक होता है कि शायद उसे कोई बीमारी लग गई है। फिर रजर जब काम पर जाने निकल रहा होता है, तभी उसे घर की छत से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। रजर वहां जाकर देखता है कि छत से एक कबूतर नीचे आ गिरा है और वो कबूतर तड़पते तड़पते दम तोड़ देता है। ये मंजर देखकर रजर पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब रजर को भी एहसास होने लगता है कि इस नए घर में कुछ तो गलत है, क्योंकि जब से ये लोग यहाँ रहने आए हैं, तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी रजर इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और काम पर चला जाता है। रजर के निकलते ही उसकी तीनों बेटियां भी स्कूल के लिए चली जाती हैं। अब घर में सिर्फ कैरोलन और उसकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल रह जाती हैं। कैरोलन जब अपनी बेटी के कमरे में आती है, तो वो देखती है कि अप्रैल किसी से बातें कर रही हैं। तब कैरोलन उससे पूछती है कि तुम किससे बोल रही हो। इस पर अप्रैल कहती है कि इस म्यूजिक बॉक्स में मेरा एक दोस्त रहता है जो मुझसे बात करता है। ये वही बॉक्स था जो अप्रैल को घर के बाहर पुराने बड़े पेड़ के पास मिला था। ये सुनकर कैरोलन अपनी बेटी की बात मजाक समझती है और उस बॉक्स को चला देती है। फिर वो बॉक्स के शीशे में अप्रैल के दोस्त को देखने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अब अप्रैल अपनी माँ से कहती है कि मेरे साथ आंख मिचौली खेलो। तब कैरोलन अपनी बेटी को खुश करने के लिए मान जाती है और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उससे कहती है कि तुम घर में कहीं भी जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी।
फिर अप्रैल वैसा ही करती है और घर के एक कोने में जाकर छुप जाती है। उसके बाद कैरोलन अपनी बेटी को खोजते हुए उसके कमरे में पहुंच जाती है। उस कमरे में एक अलमारी रखी होती है और वह अलमारी अचानक अपने आप खुल जाती है। अलमारी खुलने की आवाज कैरोलन के कानों तक पहुंचती है और उसे लगता है कि यह अलमारी उसकी बेटी ने खोली होगी, इसलिए वह अपनी बेटी से बोलती है कि ताली बजाओ। और तभी अलमारी के भीतर से 2 हाथ बाहर आते हैं और 2 बार ताली बजाते हैं। ताली की आवाज सुनकर कैरोलन धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ने लगती है। अलमारी के नजदीक पहुंचकर उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। कैरोलन सोचती है कि शायद उसकी बेटी ही सांस ले रही है, इसलिए वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से आवाज आने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता। यह देखते ही वह बुरी तरह घबरा जाती है और फौरन अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है। तब उसे सामने अलमारी में कोई नजर नहीं आता और उसी पल पीछे से उसकी बेटी आ जाती है। अपनी बेटी को देखकर कैरोलन दंग रह जाती है और उससे पूछती है कि तुम कहां छुपी हुई थी? तब अप्रैल कहती है कि मैं तो क्रिस्टीन के कमरे में मौजूद थी। ये सुनकर कैरोलन पूरी तरह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अलमारी के अंदर ताली किसने बजाई थी। अब रात हो जाती है और जब क्रिस्टीन अपने बिस्तर पर सो रही होती है, तभी कोई उसका पैर जोर से खींच लेता है और वह नींद से जाग जाती है। पहले क्रिस्टीन को लगता है कि उसकी बहन मजाक कर रही है, मगर जब वो देखती है कि उसकी बहन तो पास में ही सो रही है, जबकि उसका पैर सामने से खींचा गया था, इसलिए वह बेड के नीचे झांकती है, लेकिन नीचे कोई मौजूद नहीं होता। और तभी उसे दरवाजे के पीछे कोई नजर आता है, इसलिए वह अपनी बहन नसी को उठाती है और उससे कहती है कि उस दरवाजे के पास से कोई हमें घूर रहा है। इस पर नसी कहती है कि मुझे तो वहां कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर नसी दरवाजे के पास जाती है और बोलती है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत खराब बदबू आ रही है। तभी क्रिस्टीन नसी से कहती है कि वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। अब जैसे ही नसी पीछे मुड़ने वाली होती है, उसी पल दरवाजा अचानक तेज झटके से बंद हो जाता है। ये देखकर दोनों बहनें जोर जोर से चीखने लगती हैं। उनकी आवाज सुनते ही रजर और कैरोलन दौड़ते हुए उनके कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब क्रिस्टीन बताती है कि नींद में किसी ने मेरा पैर खींच लिया था, मगर रजर उसकी बात को गंभीर नहीं समझता और कहता है कि शायद तुमने बुरा सपना देखा होगा। लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि यह सपना नहीं था, बल्कि वो मेरे सामने आया था और उसने कहा कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। लेकिन रजर और कैरोलन को लगता है कि उनकी बेटी डरावना ख्वाब देखकर घबरा गई है, इसलिए दोनों अपनी बेटी के कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब रात के अंधेरे में हमें उनका घर दिखता है, जो बिल्कुल सुनसान इलाके में खड़ा होता है। यहाँ हम कैरोलन को देखते हैं, जिसे नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसकी बॉडी पर रोज नया निशान बनने से वह बहुत परेशान हो चुकी होती है। उसे लगता है शायद उसे कोई मेडिकल परेशानी हो गई है। तभी उसे कमरे के बाहर से वही ताली की आवाज सुनाई देती है, जो कुछ दिन पहले उसने अपनी बेटी के साथ आंख मिचौली खेलते वक्त सुनी थी। इसलिए वो बाहर निकलती है, मगर वहां कोई नहीं होता। अब जैसे ही वो सीढ़ियों के करीब पहुंचती है, तभी सीढ़ियों पर लगी सारी तस्वीरें अपने आप एक एक करके नीचे गिरने लगती हैं। ये देखकर कैरोलन डर जाती है और नीचे उतरती है, लेकिन नीचे भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे बेसमेंट की तरफ से वही ताली सुनाई देती है। वह आवाज सुनकर कैरोलन बेसमेंट की ओर बढ़ती है और वहां पहुंचकर देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा पहले से खुला पड़ा है। अब कैरोलन कुछ समझ पाती, उससे पहले ही पीछे से कोई उसे धक्का देता है और कैरोलन सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सीधे बेसमेंट में जा गिरती है। बेसमेंट के भीतर उसे कोई नजर नहीं आता और तभी एक गेंद लुढ़कती हुई उसकी तरफ आकर रुकती है। ये देखते ही कैरोलन बुरी तरह डर जाती है। अब वो बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त बेसमेंट का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है और वहां लगी हुई रोशनी वाली लाइट भी अचानक बंद पड़ जाती है। लाइट बुझते ही बेसमेंट के अंदर किसी बच्चे के हंसने की आवाज गूंजती है। ये सुनकर कैरोलन बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से माचिस की तीली जलाकर थोड़ी रोशनी कर लेती है। लेकिन तभी कैरोलन के पीछे 2 हाथ आकर अचानक ताली बजाते हैं। ये देखकर कैरोलन जोर से चीख उठती है। दूसरी तरफ सिंडी फिर नींद में खड़ी होकर सामने रखी अलमारी से अपना सिर मार रही होती है और उसके सिर की ठक ठक आवाज से उसकी दूसरी बहन जाग जाती है। वह सिंडी को पकड़कर बेड पर लिटा देती है, मगर तभी दोबारा अलमारी के अंदर से वही ठक ठक आवाज आती है। यह सुनकर एंडी अपनी छोटी बहन सिंडी की तरफ देखती है, जो अब सो रही होती है। ये देखकर एंडी डर जाती है, क्योंकि पहले तो सिंडी अपना सिर अलमारी से टकरा रही थी, लेकिन अब पता नहीं कौन अलमारी से ठक ठक की आवाज निकाल रहा था। सच जानने के लिए एंडी आगे बढ़कर अलमारी खोल देती है, मगर अंदर कोई भी नजर नहीं आता। तभी बेड पर बैठी सिंडी देखती है कि अलमारी के ऊपर एक औरत बैठी है, जिसका चेहरा बेहद खतरनाक लग रहा है। फिर अचानक वह औरत एंडी पर कूद पड़ती है, जिससे दोनों लड़कियां जोर जोर से चीखने लगती हैं। उसी समय बाहर रजर काम से वापस लौट रहा होता है। बेटियों की चीखें सुनकर रजर भागता हुआ घर की तरफ आता है। घर में घुसते ही उसे अपनी पत्नी कैरोलन की आवाज बेसमेंट से सुनाई देती है। तब रजर तुरंत बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और अपनी वाइफ को बाहर निकाल लाता है। इसके बाद दोनों ऊपर अपनी बेटियों के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर पहुंचकर वे देखते हैं कि उनकी बेटियां बेहद डरी हुई हालत में हैं। रजर अपनी बेटियों से कहता है कि कोई मुझे बताएगा
आखिर यहाँ हुआ क्या था। तब उसकी बेटियां अपने साथ हुई पूरी घटना रजर को बता देती हैं। साथ ही उसकी वाइफ भी रजर को बेसमेंट वाली सारी बात बताती है। ये सब सुनने के बाद रजर और उसका पूरा परिवार समझ जाता है कि इस घर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो बेहद खतरनाक है। इसलिए अगले दिन रजर और उसकी वाइफ कैरोलन एक कपल से मिलने जाते हैं, जिसमें पति का नाम एडमम और पत्नी का नाम सोफिया होता है। ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं जो भूत, शैतान या किसी भटकी आत्मा को काबू कर सकते हैं। यहाँ कैरोलन एडमम और सोफिया से कहती है कि मेरे घर में डरावनी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए आप दोनों मेरे घर चलिए, हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन एडमम और सोफिया उनके घर आने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये सब सिर्फ इन लोगों का वहम हो। मगर यहाँ कैरोलन बार बार उन दोनों से मदद की गुजारिश करती है और कहती है कि अगर तुम दोनों हमारे घर नहीं आए तो वह शैतान हमारी बेटियों की जान ले लेगा। ये सुनकर एडमम और सोफिया कैरोलन की बात को गंभीरता से लेते हैं और उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों कैरोलन के घर पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद उन्हें पूरी बात बताई जाती है कि जैसे ही रात में 3:07 बजते हैं, घर की सारी घड़ियां बंद हो जाती हैं और पूरे घर में बेहद खराब बदबू फैलने लगती है। इसके साथ डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं। ये सब सुनकर एडमम बताता है कि जितनी बातें तुम लोगों ने हमें बताई हैं, ये सब किसी शैतानी ताकत की निशानियां हैं। अब घर की जांच करते हुए एडमम को पता चलता है कि इस मकान में एक बेसमेंट भी मौजूद है। ये जानकर एडमम और सोफिया बेसमेंट के अंदर उतर जाते हैं। बेसमेंट में पहुंचते ही सोफिया को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर सोफिया समझ जाती है कि यहाँ कोई बेहद खतरनाक चीज मौजूद है। इसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं और यहाँ एडमम माइक चालू करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। फिर एडमम रजर से पूछता है कि जब यहाँ इतना सब हो रहा था तो तुम ये घर छोड़कर क्यों नहीं चले गए। तब रजर बताता है कि मेरे पास जितनी भी रकम थी वह मैंने इसी घर को खरीदने में लगा दी, इसलिए अब मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि मैं कोई दूसरा मकान खरीद कर वहां रह सकूं। उधर सोफिया घर की सबसे छोटी बच्ची अप्रैल से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम ने बताया है तुम किसी से बातें करती हो। तब अप्रैल जवाब देती है कि वो मेरा दोस्त है और उसका नाम रोरी है। रोरी इसी खिलौने के अंदर रहता है। यह सुनकर सोफिया अप्रैल से वो खिलौना लेती है और जब वह उस म्यूजिक बॉक्स को चलाती है तो सच में उस म्यूजिक बॉक्स के सामने लगे शीशे में एक छोटा बच्चा नजर आता है। ये देखकर सोफिया अप्रैल से पूछती है कि तुम्हें यह खिलौना कहाँ मिला था। तब अप्रैल बताती है कि मुझे ये बाहर झील के किनारे खड़े बड़े पेड़ के पास मिला था। यह सुनकर सोफिया एडमम के साथ सीधे उसी बड़े पेड़ के पास पहुंचती है जहां अप्रैल को वो खिलौना मिला था। तभी सोफिया को वहां कुछ ऐसा नजर आता है जिससे वो बुरी तरह घबरा जाती है। सोफिया वहां एक औरत को देखती है जो उस बड़े पेड़ से लटकी हुई दिखाई देती है। अब सोफिया को धीरे धीरे सारा मामला समझ आने लगता है, इसलिए दोनों अंदर लौटते हैं और कैरोलन से कहते हैं कि हमें तुम्हारे घर को पवित्र करना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ कई आत्माएं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक काला साया भी है जिसने आपके घर और इसकी जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। वह साया बेहद ताकतवर और बहुत खतरनाक है। साथ ही सोफिया बताती है कि जब मैं आपके घर के अंदर आई थी तभी मैंने उस काले साये को देख लिया था। वो आपके पीछे खड़ी थी और दूसरी बार मैंने उसे तुम्हारी बेटियों के पीछे खड़ा देखा। वो काला साया तुम्हारी फैमिली से जुड़ चुका है, इसलिए अगर तुम यह घर छोड़कर कहीं और चले भी जाओ तो वो काला साया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उस साये ने तुम सभी लोगों पर कब्जा कर लिया है। तब रजर पूछता है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। इस पर एडमम जवाब देता है कि इस घर में हमें एक्सोर्सिज्म करना होगा, मगर यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले हमें सबूत जमा करने होंगे कि सच में इस घर में काला साया मौजूद है। फिर सबूत मिलने के बाद हमें उन्हें चर्च में देना होगा और चर्च का पादरी सबूत देखने के बाद ही यहाँ आकर एक्सोर्सिज्म करेगा। अब यहाँ एडमम कहता है कि हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि वो साया जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है उसके लिए हम खतरा हैं। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम इस जगह पर देर तक रहें, इसलिए दोनों वहां से चले जाते हैं। जब ये दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो एडमम वो रिकॉर्डिंग चलाकर सुनता है जो उसने रजर के घर में रिकॉर्ड की थी। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उस रिकॉर्डिंग में एडमम के अलावा किसी और की आवाज मौजूद नहीं होती। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि वो काला साया बेहद ताकतवर है और वो हर चीज को अपने काबू में कर सकता है। अब सोफिया एडमम को उस घर की असली कहानी बताती है कि 1971 में उस घर में 2 लोग रहते थे। उस आदमी की बीवी शैतान की पूजा करती थी और वह औरत काले जादू पर यकीन रखती थी, मगर इस बात की उसके पति को कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन उस औरत ने शैतान को खुश करने के लिए अपने 7 साल के बच्चे को आग में जलाकर उसकी बलि दे दी। जब इस बात का पता उसके पति को चला तो उस आदमी ने अपनी पत्नी को बाहर झील के किनारे उसी बड़े पेड़ से लटकाकर मार डाला। और जिस वक्त वो अपनी पत्नी को मार रहा था उस समय घड़ी में 3:07 बज रहे थे। बस उसी दिन के बाद उस घर में बुरी घटनाएं शुरू हो गईं। इसके बाद जो भी उस घर में रहने आता उस औरत की आत्मा उसे मार देती थी। उस बुरी आत्मा ने एक बच्चे और एक नौकरानी की भी जान ली थी। इसी वजह से
अब उस घर में कई और आत्माएं भी मौजूद हैं। अभी दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि तभी रिकॉर्डर पर उस काले साए की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग घड़ी की तरफ देखते हैं तो उसमें 3:07 बज रहे होते हैं। अगले दिन सोफिया और एडमम एक पुलिस ऑफिसर और एक कैमरामैन के साथ उस घर पहुंचते हैं ताकि वे सबूत जमा कर सकें। ये लोग घर के हर कोने में माइक और कैमरे लगा देते हैं ताकि अगर रात में कोई भी हरकत हो तो वो कैमरे में कैद हो सके। वहीं दूसरी तरफ सोफिया कैरोलन से बातचीत कर रही होती है। तब कैरोलन सोफिया को अपनी फैमिली की फोटो दिखाकर कहती है कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए किसी भी तरह उस काले साए से मेरे बच्चों को बचा लो। सोफिया उसे जवाब देती है कि तुम घबराओ मत, बस खुद को मजबूत बनाए रखो। उस काले साए के सामने तुम जितनी कमजोर पड़ोगी वो तुम पर उतना ही ज्यादा हावी होता जाएगा। अब पूरे घर में कैमरे और माइक लगाने के बाद जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तब ये लोग उस काले साए के सामने आने का इंतजार करते हैं। लेकिन उस रात घर में कुछ भी नहीं होता क्योंकि वह काला साया बेहद चालाक था और उसे इनकी चाल पहले ही समझ आ चुकी थी। अगली सुबह सभी मिलकर नाश्ता करते हैं। फिर सोफिया कैरोलन को आराम देने के लिए जब कपड़े तार पर सुखा रही होती है तभी अचानक एक कपड़ा उड़ता है और वह साया सोफिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसी वक्त वह कपड़ा उड़ते हुए सीधे कैरोलन के कमरे की खिड़की से जाकर चिपक जाता है। जैसे ही वह कपड़ा खिड़की से हटता है सोफिया को उस काले साए का चेहरा साफ नजर आता है। अब वह काला साया कैरोलन के कमरे के अंदर जा चुका होता है, इसलिए सोफिया भागते हुए कैरोलन के कमरे की तरफ दौड़ती है। मगर सोफिया वहां पहुंच पाती उससे पहले वो काला साया कैरोलन के मुंह में काले रंग का कोई तरल पदार्थ डालकर कैरोलन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता है। जब कैरोलन होश में आती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे बस यही लगता है कि शायद उसने कोई भयानक सपना देखा होगा। अब एक बार फिर रात हो जाती है और सभी लोग फिर से सबूत मिलने के इंतजार में बैठे होते हैं। यहाँ इनके साथ मौजूद पुलिस ऑफिसर कमरे से बाहर निकल जाता है और सबको मूर्ख समझने लगता है क्योंकि उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। तभी पुलिस ऑफिसर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब पुलिस ऑफिसर इधर उधर नजर घुमाता है तो उसके सामने वही नौकरानी आ जाती है जिसे यहाँ मार दिया गया था। वह नौकरानी पुलिस ऑफिसर को अपने दोनों कटे हुए हाथ दिखाती है और उससे कहती है कि देखो तुमने ये क्या कर दिया। ये देखकर पुलिस ऑफिसर की सारी अकड़ खत्म हो जाती है। वह चीखते हुए भागकर बाकी लोगों के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने यहाँ सच में भूत देख लिया है। तभी रजर की बेटी सिंडी फिर से नींद में चलना शुरू कर देती है। मगर अजीब बात यह होती है कि कैमरा अपने आप उसकी तस्वीरें लेने लगता है। यह देखकर सभी लोग धीरे धीरे सिंडी के पीछे चलने लगते हैं। सिंडी नींद में सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ती जाती है। इसी दौरान कैमरा फिर अपने आप उसकी फोटो खींच लेता है। इसके बाद सिंडी एक कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब सब लोग भागकर उस कमरे के बाहर आते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलता। अच्छी बात यह होती है कि जिस कमरे में सिंडी गई थी उसी कमरे में इन्होंने पहले से माइक लगाए हुए थे। अब ये लोग उस कमरे की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जहां उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो बच्चा सिंडी से कहता है कि मेरे पीछे आओ। अब यहाँ रजर अपनी बेटी के लिए बेहद परेशान हो जाता है, इसलिए वो एडमम के साथ मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन कमरे में घुसने पर रजर को अपनी बेटी कहीं भी नजर नहीं आती। वे लोग सिंडी को हर तरफ तलाश करते हैं, लेकिन सिंडी उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी उन लोगों को सामने एक अलमारी दिखाई देती है। जब वे उस अलमारी को खोलते हैं तो उसके अंदर एक बड़ा छेद बना हुआ होता है और जब वे लोग उस छेद के भीतर देखते हैं तो अंदर कोने में सिंडी बैठी दिखाई देती है। फिर ये लोग सिंडी को सही सलामत वहां से बाहर निकाल लेते हैं। अब अप्रैल, जो रजर की सबसे छोटी बेटी होती है और जिसे पेड़ के पास वो खिलौना मिला था, सोफिया को बताती है कि मेरा दोस्त रोरी जब बहुत डर जाता है तो वो अलमारी के पीछे उसी कोने में बैठता है जहां अभी सिंडी बैठी हुई थी। ये सुनते ही सोफिया सीधे अलमारी के पीछे बनी सुरंग में जाती है जहां उसे एक रस्सी मिलती है। ये वही रस्सी थी जिससे इस घर के पहले मालिक ने अपनी पत्नी को बाहर बड़े पेड़ से लटका दिया था। तभी अचानक सोफिया के पैरों के नीचे की लकड़ी टूट जाती है और सोफिया सीधे नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। वहां वही म्यूजिक बॉक्स भी रखा होता है। जब सोफिया उस म्यूजिक बॉक्स के शीशे में देखती है तो उसे रोरी की मॉम दिखाई देती है। तभी रोरी की मॉम उसके सामने आ जाती है और सोफिया से कहती है कि मैं अपने बच्चे रोरी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उस शैतान ने मुझसे ये काम जबरदस्ती करवाया। ये सुनते ही वो शैतान रोरी की मॉम को गायब कर देता है और खुद उसी की बॉडी में घुसकर सोफिया पर हमला करने लगता है। तब सोफिया किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर तभी वो काला साया सोफिया के गले का लॉकेट पकड़कर खींच लेता है। किस्मत से उसी वक्त एडमम बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है और सोफिया को बचा लेता है। लेकिन अब उस काले साए के पास सोफिया का लॉकेट पहुंच चुका था जिसमें सोफिया की बेटी की तस्वीर लगी थी। अब सोफिया बाहर आकर सबको बताती है कि मुझे समझ आ गया है, यहाँ मौजूद काला साया बच्चों की माँ को अपने वश में करके उसी से उसके अपने बच्चों को मरवाता है और कैरोलन के शरीर पर जो निशान बने हैं वे किसी बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि उसी काले साए ने तुम्हें ये निशान दिए हैं।
अब वो साया तुमसे भी तुम्हारे बच्चों को मरवाना चाहता है, जैसे उसने पहले भी इस घर में रहने वाले लोगों से करवाया था। अब उस साये को समझ आ जाता है कि उसका राज खुल चुका है। तभी घर का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। इसके बाद वो साया रजर की बेटी नसी को बालों से पकड़कर खींचता है और सामने वाली दीवार से दे मारता है। लेकिन ये लोग किसी तरह नसी को बचा लेते हैं और फिर पूरी फैमिली इस घर से बाहर निकलकर यहाँ से चले जाने का फैसला ले लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास सबूत भी मौजूद थे जिन्हें ये लोग चर्च में पेश कर सकते थे। अब जैसे ही ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, तभी सोफिया को पास वाली झील के पानी से अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सोफिया डर जाती है और झील की तरफ बढ़ती है। वहां झील के पानी में उसे अपनी बेटी की मरी हुई बॉडी दिखाई देती है। यह मंजर देखकर सोफिया बुरी तरह सहम जाती है और फौरन घर में लौटकर अपने घर फोन करती है और अपनी बेटी से बात करती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है। ये जानकर सोफिया राहत की सांस लेती है, मगर वो अपने हस्बैंड से लिपटकर रोते हुए कहती है कि यह उस काले साये की तरफ से हमें चेतावनी मिल रही है। इसके बाद सोफिया और एडमम चर्च के पादरी के पास जाते हैं और उसे सारे सबूत दिखाते हैं। पादरी उन तस्वीरों में उस काले साये को देख लेता है, लेकिन पादरी कहता है कि एक्सोर्सिज्म के लिए हमें ऊपर से इजाजत लेनी पड़ेगी, जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं। उधर वो काला साया समझ जाता है कि एडमम और सोफिया को डराने के बावजूद ये लोग अपने काम से पीछे नहीं हट रहे, इसलिए वो काला साया सोफिया की बेटी के पास पहुंचता है जो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी वो साया सोफिया की बेटी का पैर जोर से खींच लेता है। असल में ये काला साया उस लॉकेट की वजह से वहां तक पहुंचा था, जो लॉकेट सोफिया से बेसमेंट में छूट गया था और उसमें सोफिया की बेटी की तस्वीर लगी हुई थी। अब वो साया जैसे ही सोफिया की बेटी को चोट पहुंचाने वाला होता है, तभी एडमम और सोफिया वहां आ जाते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम कैरोलन को देखते हैं, जो अब पूरी तरह उस काले साये के कब्जे में जा चुकी है। कैरोलन अपनी दो बेटियों क्रिस्टीन और अप्रैल को कार में बैठा चुकी होती है और कैरोलन उन्हें वापस उसी शापित घर की तरफ ले जा रही होती है। जब रजर अपने नए घर पहुंचता है तो वहां उसकी बेटियां उसे बताती हैं कि मॉम अजीब तरह से बिहेव कर रही थी और वो अपने साथ अप्रैल और क्रिस्टीन को कार में बैठाकर उस पुराने घर की तरफ ले गई है। ये सुनते ही रजर एडमम को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। तब एडमम कहता है कि मैं और सोफिया उस पुराने घर पहुंच रहे हैं और तुम भी फौरन वहां आ जाओ। यहाँ सोफिया एडमम से कहती है कि हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा, क्योंकि वह साया कैरोलन पर हावी हो चुका है। अब वह साया कैरोलन से उसके अपने बच्चों को मरवाएगा। थोड़ी देर बाद ये लोग उस घर पहुंच जाते हैं। साथ ही वे अपने साथ उस पुलिस ऑफिसर को भी लेकर आते हैं। जब ये लोग घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद होता है, इसलिए पुलिस ऑफिसर बंदूक से गोली चलाकर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और सभी लोग घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं तो वहां कैरोलन अपनी बेटी क्रिस्टीन को मारने वाली होती है, लेकिन ये लोग कैरोलन को पकड़कर क्रिस्टीन को उससे छुड़ा लेते हैं। अब ये सब देखकर रजर की सबसे छोटी बेटी अप्रैल घर के किसी कोने में जाकर छुप जाती है। ये सभी लोग कैरोलन को पकड़कर घर के बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कैरोलन घर से बाहर कदम रखती है, उसके चेहरे पर अजीब निशान उभर आते हैं, जिससे वो बुरी तरह जलने लगती है। ये देखकर सोफिया समझ जाती है कि काला साया कैरोलन को इस घर से बाहर नहीं जाने देगा। अगर हम इसे जबरन बाहर ले गए तो ये मर जाएगी, इसलिए वे कैरोलन को छोड़ देते हैं और जैसे ही वे उसे छोड़ते हैं, वो साया कैरोलन को खींचकर बेसमेंट में ले जाता है। इसके बाद सभी लोग कैरोलन के पीछे बेसमेंट में उतरते हैं, जहां कैरोलन बेहद गुस्से में होती है और किसी के काबू में नहीं आती। तभी कैरोलन पुलिस ऑफिसर को काट लेती है, जिससे उस ऑफिसर के कान से खून बहने लगता है, मगर ये लोग किसी तरह कैरोलन को पकड़कर एक कुर्सी से बांध देते हैं। दूसरी तरफ एडमम का एक साथी अप्रैल को तलाश करने लगता है, जो कुछ देर पहले डर की वजह से घर के किसी कोने में छुप गई थी। अब एडमम कहता है कि हमें पादरी को बुलाकर इस जगह को पाक करवाना होगा, लेकिन सोफिया कहती है कि पादरी को यहाँ आने में वक्त लगेगा। जब तक पादरी यहाँ पहुंचेंगे तब तक कैरोलन जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए अब एडमम खुद एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तब सोफिया एडमम से कहती है कि यह बहुत खतरनाक कदम है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन एडमम कहता है कि ऊपर वाले ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। इसके बाद एडमम किताब पढ़ना शुरू करता है और उसके मंत्र पढ़ते ही उस काले साये को तकलीफ होने लगती है। इसी वजह से कैरोलन के मुंह से खून निकलने लगता है, मगर एडमम नहीं रुकता और मंत्र लगातार पढ़ता रहता है। देखते ही देखते बेसमेंट की जमीन कांपने लगती है और घर के बाहर काले कौवे मंडराने लगते हैं। जिस कुर्सी पर कैरोलन बंधी होती है वो खुद ब खुद हवा में उठ जाती है। ये देखकर एडमम और भी तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वो कुर्सी उल्टी हो जाती है। अब वो काला साया एडमम के मंत्र रोकने के लिए उस कुर्सी को जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे कुर्सी टूट जाती है और कैरोलन आजाद हो जाती है। उधर एडमम का जो साथी अप्रैल को ढूंढ रहा था, उसे अप्रैल मिल जाती है। एडमम का साथी जोर से कहता है कि मुझे अप्रैल मिल गई है, वह किचन के नीचे छुपी है। ये आवाज कैरोलन भी सुन लेती है। आवाज सुनते ही कैरोलन अप्रैल को मारने के लिए भागती है और वह अप्रैल के बहुत करीब पहुंच जाती है।
अब कैरोलिन जैसे ही कैंची उठाकर अप्रैल पर वार करने वाली होती है, तभी एडमम वहां आकर एग्जोर्सिज्म पूरा कर देता है। एग्जोर्सिज्म पूरा होते ही वह शैतान कमजोर पड़ने लगता है। अब एडमम उस शैतान का असली नाम पुकारता है और कहता है कि बेंसीमा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि ईश्वर की मर्जी से वापस नरक में चली जाओ। अपना असली नाम सुनते ही उस शैतान को तकलीफ होने लगती है, मगर फिर भी वह कैरोलिन की जान छोड़ने को तैयार नहीं होता। तभी यहाँ सोफिया ऊपर बनी एक सुरंग से अपना हाथ बाहर निकालकर कैरोलिन के सिर पर रखती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वो कहती है कि तुम इस शैतान को हरा सकती हो, बस खुद को मजबूत रखो। साथ ही सोफिया कैरोलिन को उसकी फैमिली के खूबसूरत पल याद दिलाती है और कहती है कि याद करो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो। अब कैरोलिन अपनी फैमिली को याद करके धीरे धीरे होश में आने लगती है। आखिर में कैरोलिन की फैमिली और उसके बच्चों की यादें उस शैतान को उससे अलग कर देती हैं। अब कैरोलिन धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हालत में लौटने लगती है और वो शैतान कैरोलिन की बॉडी छोड़कर चला जाता है। होश में लौटने के बाद कैरोलिन अपने बच्चों को गले से लगा लेती है और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।